दोस्तों मेरा नाम है महेश पोराल। मैथपुर में आपका स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, इतना लाइक और सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को। इसलिए तहे दिल से आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे टॉपिक पर आते हैं कि हमने जो कल पढ़ा था उसको थोड़ा मैं रिविज़न करना चाहता हूँ ताकि आपको पूरा रूटीन में आ जाए। तो हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देखे थे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं। उसमें हमने देखा था प्रोकैरियोटिक एकोशिकीय एंड बहुकोशिकीय हमने देखे था। उसमें यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर देखे थे, उसके एग्जाम्पल हमने देखे थे पूरे आपको, और मल्टी सेलुलर के भी देखे थे। आज उसके दूसरे टाइप अपने देखेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या देखेंगे दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन जीव द्रव्य। आज इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जीव द्रव्य क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा आपको कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। दोस्तों जीव द्रव्य की खोज की थी पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। क्या नाम है? पुरकिंजे। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? प्रोटोप्लाज्म की सर्वप्रथम पुरकिंजे को इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है। प्रोटोप्लाज्म सभी जीवों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों अब प्रोटोप्लाज्म है क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। प्रोटोप्लाज्म जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे कोई सेल हो गई, या हमारे अंदर बहुत सारी सेल होती है, मिलियन में होती है। सेल के चारों ओर एक कला होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या नाम दिया? सेल मेम्ब्रेन, जिसे एंड इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका कला या झिल्ली। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आया समझ में। हम सब अब क्या पढ़ रहे हैं आपको प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। इसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। अब मैं उसको पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि जैसे जीव द्रव्य हो गया, यह हमारी कोई सेल होगी जो हमारे शरीर में पाई जाती है। सेल के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका कार्य क्या है? इसके कार्य क्या है मैं बताता हूँ। जो ये हमारे सेल के अंदर बहुत सारा लिक्विड या सॉलिड पदार्थ पाया जाता है। लिक्विड या सॉलिड, इसको ही हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। दोस्तों हम इसको ही कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो इसके अंदर पूरा भरा होता है, लिक्विड होता है या सॉलिड होता है या किसी भी फॉर्म में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर पाया जाता है, बट ये जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, यह इसका कैसे नियमन करती है? यह इसके चारों ओर पाई जाती है। तो इसका क्या कार्य है? जो इसके अंदर जितने भी द्रव उपस्थित होते हैं, जितने भी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में उपस्थित होते हैं, उनका इसके अंदर आना और इससे बाहर निकलना, उसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। जितने भी पदार्थ होते हैं इसके अंदर आना, कितनी मात्रा में इसके अंदर आएंगे और कितनी मात्रा में बाहर निकलेंगे, जो इसका नियमन करती है। ठीक है, इसलिए इसे चयनित पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चयनित पारगम्य झिल्ली। आया बात समझ में दोस्तों? यहाँ तक आपको इसको इसलिए क्या कहा जाता है? चयनित पारगम्य झिल्ली। इंग्लिश में बता देता हूँ, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ तक समझ में आया आपको दोस्तों? एक बार मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। हम प्रोटोप्लाज्म जो हमारे कोशिका के अंदर जितना भी लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, उसे ही हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इसके कोशिका के चारों ओर एक ये सेल पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका झिल्ली या कोशिका कला।
अब इसके अंदर जो भी पदार्थ कितनी मात्रा में आएगा वो इससे बाहर निकलेगा, उसका ही नियमन करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। इसलिए इसे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, चयनित पारगम्य झिल्ली। अब यहाँ तक प्रोटोप्लाज्म पढ़ लिया, बट प्रोटोप्लाज्म को जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो इसके अंदर भी दो भाग दिखाई देते हैं, वो देखते हैं हम। जो प्रोटोप्लाज्म, जो एक बार और मैं बता, जो हमारे सेल है जैसे उसके अंदर ये प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ये इसके अंदर जो पाया जाता है या सेमी लिक्विड में, सेमी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस प्रकार से पाया जाता है? सेमी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं तथा यह पारदर्शी प्रकार का होता है। पारदर्शी होता है दोस्तों, किस प्रकार का? जिससे हम पारदर्शी क्या किसे कहते हैं? जिससे हम एक तरह से दूसरी तरफ उसको आसानी से देख सकते हैं, उसको कहते हैं हम पारदर्शी। ठीक है, अब इसको जो प्रोटोप्लाज्म है उसको दो भागों में बांटा गया है। प्रोटोप्लाज्म को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? दो भागों में। पहला है साइटोप्लाज्म, जिसे क्या कहते हैं हम? क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। क्या कहते हैं दोस्तों? जीव द्रव्य। अब दूसरा भाग कौन सा है? ऑर्गेनेल्स। दूसरा भाग जैसे हिंदी में कहा जाता है कोशिकांग। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों इसको? कोशिकांग। प्रोटोप्लाज्म के दो भाग होते हैं, पहला साइटोप्लाज्म, दूसरा ऑर्गेनेल्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट और दूसरे को बोलते हैं हम कोशिकांग। अब साइटोप्लाज्म होता है, ये कोशिका में जितना भी जो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है ना, जो कोशिका में जो भी जितना भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे हम कोशिका में, ये कोशिका के चारों ओर पाई जाती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। अभी मैंने बताया था आपको ऊपर, ये जितना भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ना, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। आया दोस्तों यहाँ तक समझ में आपको? इसके जितना भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तरल द्रव्य जितना भी पाया जाता है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब कोशिकांग की बात करते हैं। कोशिकांग, इसमें जो जितना भी सॉलिड, वाइटल जितना भी जीव, इसमें ठोस, जितना भी इसमें सॉलिड वाइटल फॉर्म में पाया जाता है उसे हम कहते हैं कोशिकांग। कोशिकांग, अब यहाँ से क्वेश्चन होता है सर इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? कोशिकांग क्या है? कोशिकांग जो हमारे अंदर की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है उसका नियमन करते हैं कोशिकांग। अब कोशिकांग में इसका एग्जांपल बताऊंगा कौन कौन से होते हैं कोशिकांग। जैसे हमारा पहला हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, मैं यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ, आपको क्लियर से दिखेगा। पहला एग्जांपल क्या है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है राइबोसोम, थर्ड नंबर पे लाइसोसोम, फोर्थ नंबर पे न्यूक्लियस। अब आप ये मत सोचना सर इनका हिंदी में नाम बता दो। हिंदी में इसका माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में नाम ही है, इंग्लिश में भी इसका नाम जो इंग्लिश में वहीं पे इसका हिंदी में नाम है लाइसोसोम का लाइसोसोम। हाँ, न्यूक्लियस का होता है केंद्रक। जिसका हिंदी में है उसका मैं हिंदी में क्या उसका इंग्लिश में हिंदी में नहीं बता सकता। जो इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में रहेगा, जो इंग्लिश, क्योंकि कैसे विज्ञान में जो साइंस में ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो आप इंग्लिश में याद करो तो ही अच्छा है, हिंदी में उनको बहुत टफ हो जाएगा उनको याद करने में। इसलिए मैं काफ़ी ईजी वे में आपको बताऊंगा
ठीक है। ये इसके कोशिकाओं के एग्जाम्पल हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस। इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। इसका एक साइटोलॉजी करके एक अध्याय है, यूनिट है, उसको पूरा हम इनको पूरे जितने भी कोशिकाएं हैं उनको पूरे डिटेल में वहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब जो हमारे दूसरा भाग था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का, प्रोटोप्लाज्म, अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि एक वैज्ञानिक थे जूलियस हेक्सेल। जूलियस हेक्सेल ने स्टेटमेंट दिया था, कथन दिया था, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, सॉरी, जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये हमारे जीवन का भौतिक आधार है। ये हमारे जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? जूलियस हेक्सेल। जूलियस हेक्सेल। जूलियस हेक्सेल, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को हमारे जीवन की भौतिक आधार बताया। अब वहाँ पे जैसा मैंने बताया था आपको पहले पार्ट में कि हमारा जो सेल है उसको हमारे जीवन के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। इसमें कन्फ्यूज़न ना हो ये, ठीक है। अब जो ये सेकेंड पार्ट था उसका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का, अब उसको एक और भाग है उसका जिसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। उसके बारे में पढ़ेंगे क्या होती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको जैव विविधता। जैव विविधता। अब क्या होती है जैव विविधता? सर आप बोलेंगे सर ये तो एनवायरनमेंट का पार्ट है, बट दोस्तों यहाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको यहाँ भी पहले हम पढ़ना पड़ेगा जब जाके वहाँ पे समझ में आता है हमको। तो क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? बायो का मतलब होता है जैव और विविधता का मतलब होता है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं, जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता को हम बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता कहते हैं। जैसे हम कुछ भी एक जीव को ले लें, जैसे एक पैरोट तोते को लेते हैं, कई तोते छोटे होते हैं, कई तोते बड़े होते हैं, शेप में कोई बड़ा होता है, कलर में वैसे हमारे इंडिया में अधिकतर ग्रीन कलर के पैरोट पाए जाते हैं, तोते पाए जाते हैं, बट विदेशी होते हैं, कोई इससे लाल भी होते हैं। जो उनकी चोंच होती है, उनकी बनावट अलग होती है, उनका शेप अलग होता है, उनका कलर होता है। इसके आधार पर मैं बताऊँगा कि बायोडाइवर्सिटी में जिसमें शेप के आधार पर भी अलग होता है, उनके साइज़ अलग होती है, उनका कलर भी अलग होता है। शेप अलग होती है, साइज़ अलग। जैसे हम कोई सी शॉप में जाते हैं, जैसे दोस्तों जहाँ पे हम कौन सी शॉप में जाना पसंद करें जिसमें विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के कपड़े बहुत सारे होंगे उसमें, तो हम उसके पहले क्या देंगे, क्या इसका शेप क्या है, इसका कलर क्या है, इसका साइज़ क्या है, उसी आधार पर हम उसको लेंगे। ऐसे इसी प्रकार पर बायोडाइवर्सिटी विभिन्नताएँ 3 प्रकार पर है, शेप, साइज़ और कलर के आधार पर, ठीक है। अब इसी के आधार पर जैव विविधता को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दोस्तों? पहला प्लांट, एनिमल, माइक्रो सूक्ष्म जीवी बोलते हैं दोस्तों इसको हिंदी में, सूक्ष्म जीवी, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म 3 भागों में बांटा है दोस्तों। कौन का? प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए उनको देखना काफ़ी हमारी जो आंखों से होता है काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है इनको देखने के लिए। इतने छोटे होते हैं कि इनको हम हाथ में ले सकते हैं और कई इतने बड़े होते हैं कि हम उसको देख कर ही जैसे दूर से भग जाते हैं। जैसे शेर हमारे अचानक हमारे सामने आ जाता हो तो उसके देखने के से पहले हम वहाँ से भग जाएंगे, ठीक है। इसलिए शेप, साइज़ और कलर के आधार पर जीव को अलग अलग भागों में बांटा गया है। प्लांट होता है जैसे एनिमल, कोई छोटा होता है, बड़ा होता है, जैसे ब्लू व्हेल, कौन से नीला व्हेल,
ब्लू व्हेल जिसे समुद्री का जो सबसे बड़ा जंतु माना जाता है, जो मत्स्य होती है। और जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा कौन सा जंतु है हमारा पृथ्वी पर, वो होता है एलिफेंट, हाथी। ठीक है, इसी आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि क्या सभी पेड़ों का जो कलर होता है वो एक ही होता है? नहीं दोस्तों, सभी पेड़ों का कलर एक ही नहीं होता है। जैसे हमारा कलर भी एक जैसा नहीं होता, हमारा कलर भी डिफरेंट कलर का होता है। जैसे मैं पेड़ में बताऊँ, जैसे उसका स्टेम, उसका जो तना होता है उसका कलर अलग होता है, उसके लीव्स पत्तियाँ अलग कलर की होती है, उसकी जो रूट होती है अलग कलर की होती है, उसके जो फ्रूट उसमें आते हैं वो अलग कलर के आते हैं, जो उसके फ्लावर होते हैं वो उसमें अलग कलर के आते हैं। इसी आकार पर उनमें बहुत सारी विभिन्नताएँ पाई जाती है। अब जो विभिन्नताएँ पाई जाती है किस कारण पाई जाती है कि उसमें अलग अलग जो उनका ग्रीन कलर होता है, पेड़ों का जो ग्रीन कलर होता है ये किस कारण से होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, नोट डाउन करके लिखना दोस्तों। पेड़ों में जो ग्रीन कलर, हरा कलर पाया जाता है वो क्लोरोफिल वर्णक के कारण पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं हम हरित वर्णक। इंग्लिश में याद करना इसको ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्लोरोफिल वर्णक के लिए। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है अधिकतर, जिसके कारण इसे क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। अब एक सवाल और निकलता है इसमें कि सर हमारा कलर भी एक जैसा होता है? नहीं, हमारा कलर भी अलग अलग होता है। जैसे मैं बता दूं, जो हमारा कलर होता है किस कारण से डिफरेंट होता है, किस कारण से अलग होता है। तो हमारा भी जो स्किन होता है सभी का कलर अलग अलग होता है। स्किन में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे बोलते हैं मिलानिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिलानिन। हिंदी में मैं लिख देता हूँ मिलानिन। ठीक है दोस्तों, मिलानिन वर्णक पाया जाता है इसके अंतर्गत। यहाँ तक हो गया। अब जो अलग अलग जैसे किस टाइप से पाया जाता है, कितने कलर होते हैं? 4 कलर होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? नंबर 1 में बताता हूँ, ब्लैक होते हैं। यह कहाँ पे पाया जाता है? अधिकतर अफ्रीकी देश में, या अफ्रीकी देश में अधिकतर ब्लैक लोग पाए जाते हैं। दूसरा होता है ब्राउन। ब्राउन कलर के सर दोस्तों, ब्राउन कलर के पाए जाते हैं। रुकना, ब्राउन कलर के पाए जाते हैं। ये कहाँ पे ब्राउन कलर के? हमारे इंडिया में, बांग्लादेश में, जो हमारे इंडिया से अलग हुआ है बांग्लादेश, उसमें पाए जाते हैं ब्राउन कलर के। हमारा कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। 3rd नंबर पे आता है येलो कलर के लोग। ये किधर पाए जाते हैं? जैसे जो चाइनीज़ हुए होते हैं ना, चाइनीज़ हुए, काफ़ी उधर देशों में जहाँ पे जिनका समथिंग येलो कलर दिखाई देता है, ये यहाँ पे पाए जाते हैं येलो कलर के लोग। चौथा आता है वाइट कलर के लोग। ये कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? ये यूरोपियन देशों में पाए जाते हैं वाइट कलर के लोग। इस आधार पर हमारे भी 4 कलर होते हैं। हमारे कलर भी एक जैसे नहीं होते, हमारे को भी डिफरेंट कलर में बांटा गया है। ब्लैक, ब्राउन, वाइट, येलो, 4 प्रकार के कलर में बांटा गया है। जो है हमारा कलर डिफरेंट किस कारण होता है, मैंने बताया जैसे दोस्त आपको, मिलानिन। और पेड़ पौधों में किस कारण से ग्रीन कलर पाया जाता है? क्लोरोफिल के कारण। दोस्तों टाइम हो गया है यहीं तक। अगली क्लास के लिए हम कल पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, मैं आपके लिए एक मोटिवेशन क्यूज़ भी लेकर आया हूँ, तो सुनिए दोस्तों। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है क्योंकि वही लोग होते हैं जो बेहतरीन तरीके से उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। इसलिए दोस्तों मुश्किलों से ना घबराएं, उनका सामना करें। ठीक है, और हमारा वीडियो यार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज हमने जितना भी शुरू से क्लास 10 तक पढ़ा है, आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है उसके हम आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे कि जितना हमने जो मैंने पढ़ाया है कि आज आपको समझ में आया है नहीं, हम ऑब्जेक्टिव लगा के देखेंगे 1 to 1।